हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम थॉमस ग्रे की पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने 10 स्टेंजास कवर कर लिए थे। ये कंप्लीट 32 स्टेंजास की पोएम है। 10 स्टेंजा हम कर चुके हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्टेंजा 11 से ये वीडियो हमारा स्टार्ट होगा। तो 10 स्टेंजा का रिविजन जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए, स्टेंजा नंबर 1, 2 एंड 3 में इवनिंग सीन डिस्क्राइब किया है, और वो भी कंट्री साइड का। ओके, डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है। एक एक इंपॉर्टेंट चीज कवर की है। ओके, 4th जो हमारा स्टेंजा है उसके अंदर गांव में रहने वाले जो पूर्वज जो कि आज जीवित नहीं है, उनकी कब्र की बात की गई है कि कैसे उबड़ खाबड़ जगह पे वो कब्र बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं स्टेंजा नंबर 5 एंड 6 की। इन दोनों में बताया गया है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए वो लौटकर वापस नहीं आते, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी आवाज उन्हें बुलाए। तो उन आवाजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है इन स्टेंजाज में, वो आपको डिटेल में वीडियो देखने पर पता लगेगा। स्टेंजा नंबर 7 जो है उसके अंदर गांव में रहने वाले लोगों को मेहनती बताया है, उन लोगों को जो इस चर्चयार्ड में दफन किए गए हैं और कंट्री साइड के थे। ओके, अब आती है बारी स्टेंजा नंबर 8 की। 8 के अंदर भी लगभग वही चीज है कि गांव के लोगों को मेहनती बताया, लेकिन यहाँ पोइट ना रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बारी आ रही है 9th स्टेंजा की। स्टेंजा 9th के अंदर डेथ के बारे में बताया है कि डेथ जो है वो एक ट्रूथ है, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ। डेथ तो आती ही आती है, चाहे कोई कैसा भी हो। ओके, तो 9th स्टेंजा जो है, जब आप प्रीवियस वीडियो देखें तो 9th स्टेंजा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा स्टेंजा है। स्टेंजा 10th जो है उसके अंदर बताया गया है जो रिच पीपल हैं वो जब मर जाते हैं तो उनकी जो ग्रेवयार्ड होती है वो कितनी खूबसूरत होती है, कितनी सुंदर से डेकोरेट की हुई होती है, जबकि सिंपल लिविंग बीइंग जो हैं, जो विलेजर्स हैं, जो सिंपल लाइफ जीकर चले गए, उनकी ग्रेव जो है वो भी बहुत सिंपल होती है। ओके, चलिए स्टेंजा 11 पे चलते हैं। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। वीडियो पर बस लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। देखो, अब रिच पीपल की बात हो रही थी 10th स्टेंजा के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिच पीपल हैं वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके जो ग्रेव बनाई जाती है, उन्हें जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पर बहुत ही सुंदर जालीदार गुंबद बना दिए जाते हैं, कुछ सुंदर सुंदर डेकोरेटिव सा वहाँ पर लिखवा दिया जाता है। सेम स्टोरीड अर्न यहाँ बताया है। अर्न ना कुछ इस टाइप का सा बना हुआ होता है, मतलब ऐसे गर्दन सी होती है पतली सी उसकी, और इस तरीके से पोट टाइप में बना हुआ होता है। बहुत सुंदर सी, मेरी ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग पे ध्यान मत देना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। कुछ इस टाइप से, मतलब ऐसा इस तरीके का सा बना हुआ है, मतलब मटकी, सुंदर सी मटकी सी कह सकते हो, सुंदर सा एक गमला सा बोल सकते हो। उनके ऊपर ना बहुत प्यारी प्यारी सी पेंटिंग की हुई होती है और कुछ कुछ लिखा हुआ होता है स्टोरी टाइप में, जैसे किसी महान आदमी के बारे में, फेमस पर्सनैलिटी जो है, वेल नोन पर्सनैलिटी जो है, उनके बारे में। तो कह रहे हैं कि क्या ये कहानी लिखे हुए जो कलश हैं वो, या फिर ये जो एनिमेटेड बस्ट हैं, इट मीन्स कोई भी प्रतिमा जो अमीरों की याद में बनाई जाती है, मैं सेम जो बिल्कुल वैसी की वैसी जो दिखती है, यानी जैसा वो आदमी था, जैसा उसका सिर था, जैसे उसके शोल्डर्स थे, जैसा वो अपर चेस्ट पे दिखाई देता था, सेम वैसा। तो क्या ये जो चीजें हैं ये बनाने के बाद में बैक टू इट्स मेंशन, ये सब चीजें क्या उनको वापस लौटा के महल में ले आएंगी? यानी दुनिया से जो इंसान चला गया, चाहे तो उसकी याद के अंदर आप कहानी लिखे हुए कलश रख लीजिए, चाहे एनिमेटेड बस्ट बना लीजिए, लेकिन क्या ये सब चीजें उसको वापस ले आएंगी क्या मेंशन में? कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, उसकी सांसों को, कौन सी सांसों को? क्षणभंगुर सांसों को, जिनका कोई मतलब पता ही नहीं है, क्षण में खत्म हो जाए, ऐसी सांसें क्षण भंगुर बोलते हैं उनको। तो ऐसी सांसें जो कभी भी खत्म हो सकती है, क्या उन सांसों को लौटाकर वापस महल में लाया जा सकता है? ऐसी चीज अगर हम बना देंगे तो भी नहीं लाया जा सकता। कैन ओनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। कैन ओनर्स वॉइस, ओनर्स वॉइस का मतलब क्या है? सम्मान में बोली गई बातें। जैसे कोई बड़े आदमी की जब डेथ हो जाती है तो उनकी रिस्पेक्ट के अंदर जगह जगह स्पीच दी जाती है, उनके बारे में बताया जाता है, तो ये सब चीजें क्या उसकी साइलेंट डस्ट को वापस से प्रोवोक कर सकती हैं, भड़का सकती हैं। इट मीन्स उसे क्या दोबारा से जिंदा कर सकती हैं। अब साइलेंट डस्ट जो वर्ड यूज किया है, इसका मतलब वो मर चुका है, धूल में मिल चुका है।
क्योंकि डेथ के बाद में इंसान को या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। दोनों ही कंडीशन में वो बन क्या जाता है, वो धूली तो बनकर रह जाता है। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, और चाहे तो चापलूसी कर लो, फ्लैटरी कर लो। चापलूसी करने से क्या, जो डेथ के बाद में कान ठंडे हो गए हैं उनको शांत किया जा सकता है, यानी प्रेत सुन के कानों को बहुत ठंडक मिलती है ना, इसलिए बोला गया है ये कि ये जो ठंडे हो गए हैं कान, क्या उनको सूद मिल सकती है। सूद का मतलब होता है टू काम, कंफर्ट, है ना, वो चीज। तो यहाँ टोटल मीनिंग क्या निकलता है इस क्वाड्रेंट का, कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया, चाहे कितना भी रईस सही, चाहे उसकी याद में कोई कहानी लिखी गई हो, चाहे उसकी याद में पुतले बनाए गए हों, वो लौट कर वापस नहीं आएगा, उसकी सांसें जो है वो लौट कर वापस नहीं आएंगी। चलिए पोएटिक डिवाइस में नजर डाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रिटोरिकल क्वेश्चन आप पोएटिक डिवाइस में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि क्या कहानी लिखे हुए कलश या कोई भी प्रतिमा जो अमीरों की याद में बनाई जाती है अपने महल में वापस उन सांसों को बुला सकती हैं। तो ये क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, इन लाइंस में बताया गया है कि शायद यहाँ दफनाए गए लोगों में से कुछ महान बन सकते थे। इसको स्टेंजा को बहुत ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि आगे जो स्टेंजास आ रहे हैं उनके अंदर बताया जाएगा कि कौन से ऐसे पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं जिनके साथ में इनको कंपेयर किया गया कि कुछ बन सकते थे इस टाइप के लोग भी। 2-3 लोगों का नाम आएगा आगे, तो ध्यान देना है आपने। देखिए, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, जो कि यहाँ पर नेग्लेक्टेड यानी जिस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, शायद उनमें से कुछ, सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, शायद उनमें से कुछ दिल जो है वो हो सकते थे बहुत मशहूर। हैंड्स, कुछ दिल, कुछ हाथ, यानी कुछ अपनी फीलिंग्स की वजह से, कुछ अपने कामों की वजह से हो सकते थे फेमस। दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड और वॉक टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, हो सकता है कि वो कोई राजा महाराजा बन जाते, कुछ और अच्छी पर्सनैलिटी बन जाते, और हो सकता है कि वो लिविंग लायर बन जाते। ये जो फ्रेज है ना, ये कौन सी, वॉक टू एक्सटेसी द लिविंग लेयर, है ना, दे रखा है ना। ये फ्रेज हमें ये बताती है कि कोई पोइट या म्यूजिशियन बन सकता था। लिविंग लेयर बताया, इसका मतलब है पोइट या म्यूजिशियन बन सकते थे, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सुंदर म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, बहुत ही प्यारी पोइट्री लिख सकता है, उसको कहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा बन सकते हैं और लोगों की भावनाओं को जगा सकते थे। ये लाइन एक्चुअली रिग्रेट एक्सप्रेस कर रही है, आप कह सकते हैं रिग्रेट, है ना, रिग्रेट एक्सप्रेस कर रही है कि पछतावा हो रहा है यहाँ पे पोइट को कि देखो गुमनाम आए वो लोग और गुमनाम ही चले गए, शायद उनमें से बहुत महान भी बन सकते थे। और आगे वो बताएं भी गए किन किन की तरह। तो पहले हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। Here is metaphor because this phrase some heart once pregnant with celestial fire, it is the best example of metaphor। चलिए डिटेल में आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा लिखा है और पीडीएफ भी डाला हुआ है, पीडीएफ का लिंक भी हम लोग कमेंट में डालते हैं, आप वहां पर क्लिक करके जरूर देखिए कीजिए। पीडीएफ जो है ना वो आपके क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए हेल्प करेगा, वीडियो जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। तो मुझे तो सिर्फ आपका टाइम चाहिए, और आप वीडियो पर आ ही गए हैं, चैनल पर आ ही गए हैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हमारी फैमिली के अंदर एक मेंबर और ऐड हुआ, 2 मेंबर और ऐड हुए, मतलब इसी तरीके से ना बढ़ते बढ़ते अपना परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा होगा और मन भी करेगा कुछ अच्छा करने का ना। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, तो इन लाइंस के अंदर ना लिमिटेशंस की बात हो रही है। इन लाइंस के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी उन विलेजर्स की जो सिंपल लाइफ जीकर ही चले गए, तो उन लिमिटेशंस की बात हो रही है कि शायद हो सकता है कि नॉलेज की कमी हो। हाँ, उनकी आइज में, उनकी आंखों में, या उनके जीते जी कभी ऐसा टाइम आया ही ना हो कि उन्हें मौका मिला हो। रिच with the spoil of time did never unroll chill penury, देखिए 2 चीज का जिक्र किया है इन्होंने, नॉलेज का साथ के साथ चिल पेन्योरी। चिल पेन्योरी एक फ्रेज है, इट मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये चीजें ऐसी हैं 2 कि अगर किसी के पास में नॉलेज नहीं है या फिर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो कई बार बहुत टैलेंटेड होते हुए भी अपना टैलेंट जो है वह एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये लाइंस जो है वो हमें बता रही हैं कि शायद हो सकती है कि एजुकेशन की कमी रही हो, शायद हो सकता है कि पैसे की कमी रही हो, इसी वजह से उनकी जो आत्मा है ना वो भी इस काम को करने के लिए जागरूक नहीं हुई, आत्मा भी ठंडी ही पड़ी रही, उनकी पोटेंशियल जो है उसको कोई समझ नहीं पाया। देखिए आगे, फुल मैनी ए जैम ऑफ प्योरेस्ट रेस सीरीन, कि उन लोगों को ना यहाँ पर उन्होंने कुछ मेटाफर यूज़ करे हैं जिसके साथ में उन्होंने कंपेयर करके उनकी जो पोटेंशियल है उसको
बताया है कि वो लोग जैम की तरह थे, प्योरेस्ट रे सेरेन, यानी बहुत प्योर। ये जो प्योरेस्ट रे है ना, ये उनके एक तरह से कैपेसिटी कह सकते हैं आप, उनकी एबिलिटी कह सकते हैं, उसके लिए यूज़ हुई है ये फ्रेज़, उनके टैलेंट के लिए यूज़ हुई है ये फ्रेज़, कि उनका टैलेंट ऐसे जैसे कि कोई हीरा हो, कोई नगीना हो। लेकिन हीरे की पहचान कौन करेगा? जौहरी करेगा ना, नहीं तो वो कैसे पड़े रहेंगे? डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशियन बियर, वो ऐसे पड़े रहेंगे जैसे कि अथाह सागर की गहराई के अंदर कहीं गुफाओं में कोई हीरा पड़ा रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो वो लोग ऐसे ही रह गए, डार्क अनफैदम्ड। अनफैदम्ड का मतलब अथाह, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसी गहरी काली गुफाओं के अंदर रह गए, यानी गुमनाम ही चले गए। फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, कि वो खिले तो सही फूलों की तरह, यानी उन्होंने जन्म तो लिया, लेकिन उनका जो ब्लश है वो अनसीन रह गया। उनका खिलना कोई देख नहीं पाया, किसी ने देखा नहीं, वेस्ट हो गई उनकी स्वीटनेस। वो फ्लावर थे, उनकी खुशबू थी, लेकिन वो खुशबू वेस्ट हो गई, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही सीमित रह गए, डेजर्ट एयर, यानी रेगिस्तान की हवा के अंदर ही उनकी खुशबू जो है वो खत्म हो गई। कुल टोटल अगर हम इस क्वार्टेन का मीनिंग निकालें तो निकल कर आता है कि उनका टैलेंट जो है वो किसी के सामने निकल कर नहीं आ पाया। ओके जी, पोएटिक डिवाइस देख लीजिए। हियर इज मेटाफर, बिकॉज द फ्रेज है ना, फुल मैनी ए जेम्स ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेन, यहाँ पे लोगों के ग्रेट टैलेंट के बारे में बताया। वो लोग जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, बहुत सिंपल लाइफ जीकर चले गए। आगे देखिए, सम विलेज हैम्पटन, यहाँ पर आए हैं वो एग्जाम्पल्स, किन लोगों के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, हैम्पटन के साथ में, मिल्टन के साथ में, क्रोमवेल के साथ में। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में आपने इसको सुनना है। क्या कह रहे हैं कि कुछ विलेज हैम्पटन बन सकते थे। हैम्पटन जो हैं, इनका नेम है जॉन हैम्पटन। ये मनमाने ढंग से जीने वाले व्यक्ति थे, मतलब सत्ता के खिलाफ भी बोल जाते थे। तो कुछ कहते गांव में हैम्पटन भी बन सकते थे, जिनके अंदर क्या होती? डॉन्टलेस ब्रेस्ट, इट मीन्स क्रेजियस ब्रेस्ट, यानी एक ऐसा दिल, एक ऐसी छाती जिसमें हिम्मत ही हिम्मत भरी हो। यानी हैम्पटन भी बन सकते हैं। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड, जो कि मतलब अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसे बन सकते थे। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, कुछ मिल्टन भी बन सकते थे, लेकिन कैसे रह गए? म्यूट इनग्लोरियस, जिन्हें ग्लोरी नहीं मिल पाई, जो म्यूट के म्यूट ही रह गए। मिल्टन बन सकते थे और वो यहाँ पर आज दफन पड़े हैं। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, कुछ ओलिवर क्रोमवेल की तरह बन सकते थे। हाँ, जो अपनी पावर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते थे, वो भी बन सकते थे और अपने देश के लिए खून बहा सकते थे। हाँ, तो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व भी बन सकते थे, लेकिन उनकी क्षमता को, उनके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना, उन्हें मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर ना एक्चुअली एल्यूजन यूज हुआ है, रेफरेंसेस लिए हैं बहुत प्यारे प्यारे, तो एल्यूजन्स यूज हुए हैं। तो आप यहाँ पोएटिक डिवाइस डाल देना एल्यूजन, क्योंकि रेफरेंसेस लिए गए हैं ना हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल फिगर के। आगे देखिए, द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड। अब देखिए, ये जो लाइन है, द अप्लॉज, अप्लॉज यानी तालियां बजाना, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए जब क्लैपिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ लिसनिंग सीनेंट्स। सीनेंट्स का मतलब लीडर होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज जो नेता हैं उनके लिए। इनमें से कुछ लोग, इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू इम्प्रेस सीनेटर्स और लीडर्स ना, हु आर अटेंटिवली लिसनिंग, जो कि बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे भी बन सकते थे जो अपने लिए तालियां बजवा सकते थे आदेश मानने के ऊपर। The threats of pain and ruin to despise. It means the person is brave and unafraid. किस चीज से? थ्रेट से। Even if they involve suffering. जबकि वो सफरिंग में है, लेकिन फिर भी वो ना डरे। ऐसे महान भी हो सकते थे, ऐसे ब्रेव भी हो सकते थे। ओके, सो ये जो 2 लाइन्स हैं, इसके अंदर बताया गया है कि इन्हीं में से कुछ लोग इस टाइप के हो सकते थे, अपने लिए तालियां बजवाने वाले, ऐसे कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें थ्रेटनिंग मिल रही है, लेकिन सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो घबरा नहीं रहे हैं। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, इट मीन्स स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी। अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशन आई। It means their actions and characters will be remembered and recorded in the
हिस्ट्री, है ना, कि उनके जो काम है वो रिकॉर्ड किए जा सकते थे, इतना महान काम कर सकते थे वो अपने देश के लिए कि हिस्ट्री में उनका काम जो है वो रिकॉर्ड हो जाता। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम, सेम यही चीज यहां पर चलेगी। देखिए, देयर लॉर्ड फॉरबेड नोर सर्कमस्क्राइब अलोन, कि देयर फेट और सर्कमस्टांसेस प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अचीविंग सर्टेन थिंग्स। इनकी सिर्फ सर्कमस्टांसेस और फेट ने इनको रोक दिया भाई, इन्हें ऐसा मौका नहीं मिला, इनके भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए ये सब चीजें वो नहीं कर पाए। दे आर ग्रोइंग वर्च्यूज बट दे आर क्राइम कन्फाइंड, ये चीज बता रहे हैं वो। दे आर ग्रोइंग वर्च्यू बट दे आर क्राइम कन्फाइंड, इन सारी चीजों की वजह से जो है वो रुक गए ये। फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लॉटर टू ए थ्रोन, इट मीन्स दे कुडंट गेन पावर और सक्सेस बाय कॉजिंग हार्म और स्लॉटरिंग अदर। वो नहीं चाहते थे, उनको ऐसी पावर नहीं चाहिए थी, रीजन यही था। बट देर ये जो क्राइम उन्होंने नहीं करे, उनके जो वर्च्यू है वो ग्रो नहीं किए, उसका रीजन यही था कि दे कुडंट गेन पावर और सक्सेस बाय कॉजिंग हार्म और स्लॉटरिंग अदर। लोगों का नरसंहार करके, ये सब चीजें करके वो पावर में नहीं आना चाहते थे, वो सक्सेस नहीं पाना चाहते थे। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, मीन्स दे वर नॉट अलाउड टू बी मर्सीलेस और क्रूअल टू ह्यूमैनिटी। वो नहीं होना चाहते थे इतने क्रूअल मैनकाइंड के लिए, इसीलिए गुमनाम आए और गुमनाम चले गए। तो आगे देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा स्टैंजा, उसके अंदर क्या है, द स्ट्रगलिंग पैंक्स ऑफ। हाँ, देखिए एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो 3 स्टैंजाज थे हमारे, अभी हम इससे पहले जो हमने स्टैंजा किया, उससे पहले जो स्टैंजा किया, उसके अंदर बताया गया है कि अगर ये जो विलेजर्स हैं जो गुमनाम आए और गुमनाम चले गए, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब आप देखिए, स्ट्रगलिंग पैंक्स है ना, इट मीन्स दे कुडंट सप्रेस देयर इनर मोरल कंपास और हाइड द ट्रुथ, नहीं रोकना चाहते थे, मतलब अपने ट्रुथ को, एक ऐसे सच को, जो सच जो है सबके सामने आ सकता था, उस सच को वो हाइड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका जो इनर मोरल है ना, हाँ, उनके अंदर के दिल के अंदर जो मोरल है वो उन्हें ऐसा करने के लिए अलाउ ही नहीं करता था। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, they couldn't suppress genuine feeling of shame और embarrassment, means जो honesty है और integrity जो है वो उनके लिए मैटर करती थी ज़्यादा। honesty होती है जो, और integrity यानी लोगों को बनाकर एक जगह इकट्ठा करके रखना, ये ज़्यादा उनके लिए मैटर करता था। तो इसलिए उन्होंने कभी भी शेम के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि भाई हम इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं। जैसे गरीब लोग हैं, सिंपल लोग हैं, उनको कई बार होते नहीं है कि थोड़े ज़्यादा पैसे वाले होते हैं या जिनके पास ज़्यादा सोर्सेस होते हैं, वो कई बार मजाक बना देते हैं। तो कह रहे उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कभी भी, बिकॉज दे कुडंट सप्रेस जेन्युइन फीलिंग ऑफ शेम ऑफ एम्बेरसमेंट, यू कैन से ना। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी उनके लिए ज़्यादा मैटर करती थी। और हीप द श्राइन, श्राइन क्या होती है? श्राइन का मतलब होता है, मतलब कोई पवित्र जगह जो बनी हुई होती है, जिस जहाँ पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, उसको बोलते हैं श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। इट मीन्स मेटेरियलिज्म जो है ना, और जो ईगो है, शुडंट बी देयर फोकस, उनका फोकस नहीं था। ये लग्जरी से, प्राइड से, इनसे क्लियर हो रहा है कि मेटेरियलिज्म और ईगो जो है उनके लिए ज़्यादा फोकस देने की चीज़ नहीं थी। विद इंसेन kindled at the muse flame, it means their achievements should be inspired by creativity and higher ideas। जिस तरीके से हम लोग सुगंधित चीजें जलाते हैं तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है, यानी उनको अपॉर्चुनिटीज की जरूरत थी, उनको मौका देना चाहिए था। बस उसके बाद में क्या होता, म्यूज फ्लेम मीन्स इंस्पिरेशन जो है वो देने के बाद में अपने आप ही उनके अंदर क्वालिटी जो है वो निकल कर सामने आ जाती है। अब देखिए ये चीज वो क्यों कह रहे हैं, थॉमस ग्रे जो है वो पोइट रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि उनमें से कोई पोइट बन सकता था, क्योंकि वो अपने नजरिए से सोच रहे हैं। एक आम आदमी पोइट बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी टैलेंट है और उस टैलेंट को किसी ने पहचाना और थोड़ा सा पुशअप मिल गया उसको, तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार इंसान अपना खुद का टैलेंट ही नहीं पहचान पाता, तो कह रहे हैं कि इन लोगों के पास में इस चीज की कमी थी। देखिए पर्सोनिफिकेशन आया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फ्रेज है द स्ट्रगलिंग पैंग्स है ना, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है किस चीज को, ट्रुथ को। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। अब मैडिंग क्राउड बोला है यानी पागल भीड़, ऐसी भीड़ जो बिल्कुल पागल, क्योंकि देखो भीड़ होगी ना, कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, वहां पर थोड़ा सा पागलपन ही दिखाई देता है, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धक्का मारेंगे, आगे निकलेंगे, तो इसलिए मैडिंग क्राउड बोला है। इग्नोबल स्ट्राइफ
का मतलब जिसे आप कह सकते हैं एक ऐसा स्ट्रगल जिसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अनवर्दी जो लगता है, दैट इज कॉल्ड इग्नोबल स्ट्राइफ इन स्ट्रगल। कि पागल भीड़ के झगड़ों से दूर, देयर सोबर विशेज, सोबर यानी शांत इच्छाएं, नेवर लर्न टू स्ट्रे, कभी भी उनकी इच्छाओं ने भटकना नहीं सीखा। स्ट्रे यानी भटकना, भटक जाना। कि इस पागल भीड़ के झगड़ों से दूर उनकी शांत इच्छाओं ने कभी भटकना नहीं सीखा। लोगों को देखा भीड़ के अंदर, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों के अंदर जाना ठीक नहीं समझा। अलोंग द कूल सिक्वेंस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, इट मीन्स जीवन की जो शांत एकांत जो घाटी है ना, बिल्कुल शांत एकांत घाटी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, वहीं पर अपनी जो जर्नी है वो जारी रखी। इसका मतलब क्या है, चुपचाप शांति से वो अपना जीवन जीते चले गए, उसी रास्ते पर अपनी जो है नॉइसलेस जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट करके चले गए, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने। भीड़ कौन सी, मेटेरियलिज्म के लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो, ज्यादा से ज्यादा नाम कमा लो, उन लोगों की भीड़ के अंदर वो शामिल नहीं हुए। वो उनके लिए कैसी थी, इग्नोबल थी। वो स्ट्रगल उनके लिए ऐसा था जिसे आप अनवर्दी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस आई है मेटाफर। ये जो फ्रेज है ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके अंदर मेटाफर है फॉर द पीसफुल सिंपल लाइफ लेड बाय द विलेजर्स अवे फ्रॉम द कैओस। और ये चीज जो ना सिटी लाइफ से वो दूर रहना ही ज्यादा पसंद करते थे, तो ये यहाँ पर आया है मेटाफर। नेक्स्ट देखिए हमारा, यट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट। अब फिर भी इन हड्डियों को ना अपमान से बचने के लिए, यानी ये जो लोग हैं, अब जैसे बोन्स ये लोगों के लिए यूज हुआ है, हड्डियां होती है वैसे लोगों के लिए यूज हुआ है, फिर भी इन लोगों को अपमान से बचने के लिए क्या करना पड़ता था, सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाउ, यानी कुछ कमजोर मेमोरियल पास में खड़े हैं इनके, यानी जो ये दफन पड़े हैं ना यहाँ पर, कुछ थोड़े बहुत टूटी फूटी सी जो मतलब एकदम कमजोर अवस्था में कुछ मेमोरियल्स हैं यहाँ पर, कुछ बन गए हैं, कुछ लोग हैं जिनको दफनाया गया है और उनके लिए छोटा छोटा कुछ मकबरा टाइप का कुछ बना दिया है, लिख दिया उनका नाम वगैरह, तो ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत। तो इन पर कोई लाइंस नहीं लिखी गई हैं ज़्यादा, विद अनकाउड राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ट, कि इनके ऊपर कोई विशेष लाइन नहीं है, मतलब जो विशेष आकार नहीं दिए गए हैं, कोई अच्छी सी शेप देकर स्कल्पचर्स वगैरह नहीं बनाए गए हैं, ना कोई अच्छी सी कोई लाइंस वगैरह लिखी गई है। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, यहाँ पर बस आह भर के लोग श्रद्धांजलि देकर बस चले जाते हैं। शायद हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिखी हो, नाम लिखा हो बस खाली, बाकी और कुछ नहीं लिखा हुआ है। लैकिंग मैनर, अनकोट का मतलब होता है लैकिंग मैनर, है ना, कि बहुत ही रिफाइंड कोई पोयम वोयम लिख दी हो, ऐसा कुछ नहीं कर रखा, ना ही कोई बहुत सुंदर सी कोई स्कल्पचर तैयार की गई है, ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। बस ये है कि हाँ इतना पता चलता है कि यहाँ पर कौन दफनाया गया है, तो लोग जब निकलते हैं वहां से गुजरते हैं तो श्रद्धांजलि देते हुए निकलते हैं एक आह के साथ कि ओ बेचारा नहीं रहा, है ना, इस तरीके से। तो देखिए पोएटिक डिवाइस क्या है, मेटाफर है, क्योंकि जो फ्रेज है ना कि सम फ्रेल मेमोरियल, ये जो है ये मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल ग्रेवस्टोन की बात की जा रही है, इसलिए। ओके, चलिए आगे। देयर नेम, देयर ईयर्स, अब देखो यहाँ आ गया जो हमने पहले आपको बताया ना, वही चीज देखो यहाँ मेंशन कर दिया साफ। देयर नेम यानी उनका नाम, उनके साल जो है, मतलब कब वो जन्म लिए, कब वो मरे, स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, उनका नाम, उनके ईयर्स, बर्थ ऑफ डेथ, है ना, बर्थ डेथ जो भी है वो बिना पढ़े लिखे द्वारा लिखे गए हैं, यानी अनलेटर्ड म्यूज ने लिखे हैं, किसी लर्नेड आदमी ने नहीं लिखे हैं। द प्लेस ऑफ फेम, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सीक्वेंस में तरीके से नहीं लिखा हुआ इसलिए अनलेटर्ड बोला है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, यानी ये जो एलिजी वो लिख रहे हैं ग्रे, ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में जानकारी जो है ना वो काफी है उनको, इसलिए वो लिख रहे हैं। एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड शी इज ट्रू दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, वो क्या कहते हैं, ये जो लाइन लिखी गई उनकी याद में, ये जो एलिजी ग्रे लिख रहे हैं, ये जो पोएम वो लिख रहे हैं, ये लाइंस बताती है कि यहाँ कोई देहाती है जो इस दुनिया में अब जीवित नहीं है, जो अब मर चुका है, कोई ना कोई देहाती यहाँ पर दफन है। तो ग्रे यहाँ अपनी एलिजी की बात भी कर रहे हैं कि मैंने ये जो पोएम लिखी है सारी उन्हीं को डेडिकेट की जा रही है। पोएटिक डिवाइस हियर इज मेटाफर आल्सो बिकॉज दिस फ्रेज देयर नेम देयर ईयर स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड, अनलेटर्ड म्यूज की बात हुई है ना, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है विलेजर्स की ग्रेवस्टोन के ऊपर, बिल्कुल सिंपल, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है ना, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं है। देखिए, फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, ये जो लाइंस हैं ये डेथ के बाद के ह्यूमन फियर के बारे में बात हो रही है, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं जब डेथ हो जाती है उसके बाद में
जो मतलब इंसान के अंदर, दिल के अंदर जो डर आता है कि लोग उन्हें भुला देंगे, फॉरगेटफुलनेस ए प्रे फॉर हु टू डम, है ना, डेथ के बाद सब भुला दिए जाते हैं, सब के सब। दिस प्लीजिंग एंग्जियस बीइंग एवर रिजाइंड, रिजाइन कर देना मतलब छोड़ देना, खत्म कर देना, कि किसके लिए भूल को अपना शिकार बनाना है, किसके लिए बनाना है। दिस प्लीजिंग एंग्जियस बीइंग एवर रिजाइंड लेफ्ट द वॉर्न प्रिसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे। ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा साम्राज्य है ना, एक तरीके से इसमें जो भी एक्साइटमेंट है हमेशा के लिए रिजाइन हो जाएगी। वो जो भी प्लीजिंग्स हैं, जो भी खुशियां हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, क्योंकि डेथ जो है वो सब चीज़ों को खत्म कर देती हैं। लेफ्ट द वार्म, वार्म यानी गर्मी, गर्मी कैसी, फीलिंग्स की, इमोशंस की। ये कह रहे हैं कि हंसी खुशी जो है वो पीछे रह जाती है, कहीं बिल्कुल खत्म हो जाती है। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग, इंसान की कोई भी इच्छा जो है वो नहीं रहती। लॉन्गिंग यानी लालसा, कोई भी लालसा जो है पीछे नहीं रहती। लिंगरिंग लुंग बिहाइंड, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, एक भी कोई आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जब डेथ आ जाती है, इंसान चले जाते हैं, एक टाइम के बाद भुला दिए जाते हैं, सारी की सारी जो भी खुशियां हैं, जो भी लालसाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। कोई मुड़कर पीछे नहीं देखता, जो पीछे रह जाते हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता। तो इसमें पोएटिक डिवाइस निकल कर आई है मेटाफर, क्योंकि ये जो फ्रीज है फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस है ना, ये यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि जो मर जाते हैं हु डाई एंड आर फॉरगेटन, जो भुला दिए जाते हैं, यहाँ पर उनके लिए ये मेटाफर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने लगभग हाफ से ज़्यादा हमारी कंप्लीट कर ली है पोएम। बाकी की पोएम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।